हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर उद्योग पे बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर उद्योग पे हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं कृषि चैप्टर के बारे में आपको बता चुकी हूँ, कृषि के बारे में बता चुकी हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, तीन तरह के क्षेत्रक होते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्रक में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्रक होता है उसमें मार्केट, बैंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, तो कृषि के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले चैप्टर में कृषि के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम द्वितीय क्षेत्रक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उद्योग में वो सारी चीजें आती है जो कच्चे माल से, याद रखिएगा कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में वो सारी चीजें आती हैं जिससे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। ओके, और द्वितीय क्षेत्रक में उद्योग आता है कि कच्चे माल से उसका कुछ नया बनाना, उसे ही हम विनिर्माण बोलते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है फिर एक सामान से कुछ अलग सा दूसरा सामान बनाना, उसे हम विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे है कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है कि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उद्योग होता है, या उसको ऑप्शन में आपका विनिर्माण उद्योग आ सकता है, उद्योग हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या है, द्वितीय क्षेत्रक में है। विनिर्माण उद्योग या उद्योग एक ही चीज है। द्वितीय क्षेत्रक पे क्या होता है, उद्योग में क्या होता है कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में हम परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं है। ओके, गेहूं तो हमारा कच्चा माल हो गया, उसे हम मिल में भेजते हैं, गेहूं को आटा बनाते हैं, आटे से हम बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट जो बन जाता है, बिस्किट का क्या होता है, वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है। विनिर्माण उद्योग में वो आता है, द्वितीय क्षेत्रक में आता है। तो एक गेहूं या आटे से ज्यादा मूल्यवान क्या होता है, बिस्किट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो जो विनिर्माण क्षेत्र होता है उसमें जो कच्चे माल को ज्यादा मूल्यवान चीज बनाया जाता है। ठीक है, अब उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। अभी मैं बता चुकी हूँ कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक होते हैं, या आर्थिक गतिविधि के तीन क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि या वो सारी चीजें आती है जिससे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कि वन हो सकता है, कृषि, और समुद्र से प्राप्त, समुद्र भी हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। उद्योग हमारा द्वितीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। आपको बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना है कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन यानी कि वस्तुओं के उत्पादन करना, खनिजों के निष्कर्षण, खनिजों को निकालकर उससे यूज के लायक बनाना, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अब है उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो याद रखिएगा कि उद्योगों का वर्गीकरण हमारे तीन तरीके से किया गया है, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण यानी कि कहाँ कहाँ से हमें उद्योग प्राप्त होता है, किस किस तरह के उद्योग होते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण तीन तरीके से किया गया है, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। अब कच्चा माल में क्या होता है, कच्चा माल में हमारे कृषि आधारित उद्योग हो सकता है, खनिज आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। में अभी आपको ऊपर बता चुकी थी कि कच्चे माल में कौन कौन से उद्योग आते हैं, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, कृषि से जो हमें अनाज प्राप्त होता है, जो चीजें प्राप्त होती है, उसका हम कुछ मतलब मूल्यवान दूसरी वस्तु बनाते हैं, उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि मान लो कृषि से हमें क्या प्राप्त हो गया, कपास प्राप्त हो गया है, तो वो कच्चा माल हुआ। अब जो कपास से हम कपड़ा बनाते हैं वो याद रखिएगा, वो कृषि आधारित उद्योग, यानी कि वो क्या होता है हमारा कच्चा माल पर मतलब कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल का, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर मैंने बताया था। तो कच्चे माल के आधार पर वो उद्योग है कि जो ये हमारा कपड़ा बनाना, कपड़े जो बनाए जाते हैं कपास से, वो कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि कृषि पे, अगर कृषि नहीं होगा, हमें कपास प्राप्त नहीं होगा, तो हम कपड़ा नहीं बना सकते, सूती कपड़ा हम नहीं बना सकते। तो यही है, कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, कपड़े बनाना, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, खाद्य संसाधन या डेयरी, चर्म उद्योग, ये सारे क्या आते हैं, कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है, अयस्क, लोहा इस्पात उद्योग, ये सभी किस चीज में आते हैं, खनिज आधारित उद्योग में। ठीक है, अयस्क और लोहा इस्पात उद्योग ये सभी किस चीज में आते हैं, खनिज आधारित उद्योग में। लोहे का हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं, ऐसा कोई भी चीज ना हो जिसमें हमें लोहा देखने को नहीं मिलता, लोहे का हर जगह प्रयोग होता है। ठीक है,
इसलिए लोहे का मतलब उद्योग के क्षेत्र में लोहे का महत्व बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए समुद्र आधारित उद्योग में क्या है, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण के लिए कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग भी होते हैं, वन से हमें लकड़ियां मिलती हैं, लुगदी मिलती है, लुगदी जिससे कागज हम बनाते हैं, औषधीय रसायन मिलते हैं, और हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां मिलती है। ये सारे क्या होते हैं, वन आधारित उद्योग। यानी कि मान लो कि हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाने का कोई उद्योग कर रहा है, तो वो किस तरह का उद्योग कर रहा है, वन आधारित उद्योग है उनका। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कृषि आधारित उद्योग यानी कि जो कच्चे माल के मतलब कच्चे उद्योगों का वर्गीकरण मैंने बताया था, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। तो कच्चा माल आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कच्चा माल में क्या होता है, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे कि आप कपड़े पहन रहे हैं, सूती कपड़ा हम पहन रहे हैं, ठीक है। जब हम सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो बनाया जा रहा था सूती कपड़ा, वो उद्योग है। तो वो कौन से उद्योग है, किस उद्योग का उदाहरण है, तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। जो हम गुड़ या चीनी खाते हैं, ओके, वो किस उद्योग का उदाहरण है, वो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। क्योंकि हमें गन्ना कृषि से प्राप्त हो रहा है, उससे हम गुड़ और चीनी बना रहे हैं, तो वो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। हम जो तेल अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तेल किस उद्योग का उदाहरण है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि उसका कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। मछली खाते हो आप, बहुत सारे मत्स्य तेल या फिर उस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है, ओके। समुद्र आधारित लोहे का इस्तेमाल आपको भी बता चुके हो कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पे लोहे का इस्तेमाल ना हुआ हो। मतलब 99% वैसी चीजें होती हैं जहां पे लोहे का इस्तेमाल होता है। तो जो लोहा, कोई भी मशीनरी बन रहा है, बेड बन रहा हो, आपके दरवाजे कोई भी बन रहा हो, उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सा उद्योग है, वो हमारा खनिज आधारित उद्योग है। क्योंकि वो हमें खनिज से प्राप्त हो रहा है, ओके। मशीनरी, भारी, ये सभी लोहे से होता है, इसलिए। अब वन आधारित उद्योग, फर्नीचर बनाना, वो सब किसके लिए है, वन आधारित उद्योग, ओके। अब देखिए आकार के आधार पे तो आपको पता होगा, दूसरा क्या है आपका, आकार के आधार पे तो आपको पता होगा, आकार या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। स्वामित्व क्या है, स्वामित्व का मतलब है अधिकार, यानी कि उस उद्योग पे किसका अधिकार है। तो हमें याद रखना है, कच्चा माल यानी कि जहां से कच्चा माल प्राप्त हो रहा हो, आकार यानी कि आकार या तो बड़ा या छोटा हो सकता है, स्वामित्व यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है कि उस उद्योग पे किसका अधिकार है, ओके। तो देखिए आकार के आधार पर देखिए ये लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग क्या होते हैं, मतलब आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। ये क्वेश्चन देखिए आपका ऐसे आ सकता है कि उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर कैसे किया गया है, या फिर ये आ सकता है कि जो कुटीर उद्योग वो किस तरह के उद्योग हैं। तो क्या है, कुटीर उद्योग कैसा होता है, लघु आकार के उद्योग। याद रखिएगा, आकार के तरह विभाजन किया गया उसका, और लघु आकार के उद्योग है, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण जो है आकार के आधार पर, तो लघु आकार के उद्योग में आते हैं कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। तो ये उद्योग किस तरह के आते हैं, लघु आकार के उद्योग आते हैं। और बहुत सारे उद्योग होते हैं, जैसे रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ये सारे लघु, क्योंकि ये कुछ लोग या तो एक फैमिली या फिर कुछ लोग मिलकर कहते हैं। अब देखिए यह ऑटोमोबाइल है, भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने का उद्योग है। तो ये किस में आता है, बृहत आकार के उद्योग में। जो छोटे मोटे काम किए जाते हैं, आप बहुत तरीके देते हैं, कोई कृषि करके मखाने की कृषि कर रहा है, देखिए यहाँ पे मखाना दिया गया है, ठीक है। मखाने पे कृषि कर रहे हैं आपके, ये रेशम बना रहा है, तो ये सब क्या है, लघु आकार के उद्योग है। क्योंकि ये एक फैमिली, 2-3 फैमिली या फिर ऐसे मिलकर लोग काम करते हैं, ठीक है। कुटीर उद्योग जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सब लघु आकार के उद्योग में आता है। और जो ऑटोमोबाइल या भारी मशीनों या फिर गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाना, ये सभी किस चीज में आता है, बृहत आकार के उद्योग में आता है, ठीक है। तो आकार के उद्योग, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आप समझ गए होंगे। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का भी मैंने आपको बताया था, स्वामित्व का मतलब होता है कि दो तरीके से नहीं, कि उसमें किसका अधिकार है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग और सहकारी क्षेत्र का उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह किया गया, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग और सहकारी क्षेत्र का उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। इसमें क्या है, राज्य और एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह दोनों मिलकर इस उद्योग को चलाते हैं, उसे हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यह आ सकता है कि मारुति उद्योग लिमिटेड किस तरह के उद्योग का उदाहरण है, ओके। स्वामित्व के आधार पर किस तरह के उद्योग का उदाहरण है, तो क्या है, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। फिर है सहकारी क्षेत्र के उद्योग।
का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों पर होता है। जैसे कि कच्चे माल के उत्पादक जो कृषक हैं, या मान लीजिए जो मवेशी पाल रहे हैं, वो दूध दे रहे हैं किसी को, तो कच्चा माल वो दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, उससे कोई मक्खन निकाल रहा है, कोई डेयरी का काम कर रहा है, तो ये सारे मिलकर जो उद्योग करते हैं उसको सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ओके, तो ये आ सकता है कि डेयरी किस तरह का उद्योग में आता है, सुधा डेयरी या कोई भी होता है, ये किस तरह के उद्योग में है, तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग में है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। मेरे ख्याल से आप तीनों ही आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। ओके, अब है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, आप अपने दिमाग में ये बात लाइए कि आप कहीं पे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री हम बनाना चाह रहे हैं, किसी चीज की, सूती कपड़े की फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं। ओके, सूती कपड़े की फैक्ट्री हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ पे हम फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, जमीन चाहिए ना। कोई फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन पे ही तो बनाएंगे, हवा में तो हम बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, भूमि। ओके, जमीन चाहिए होता है कि हम यहाँ पे जमीन देखेंगे, उसके साथ ही हम क्या देखते हैं, कच्चा माल। याद रखिएगा, सबसे पहले भूमि तो देखते हैं, उसके साथ क्या देखते हैं कि आसपास कितने पास हमें कच्चा माल उपलब्ध हो सके उस चीज का। मान लीजिए हम ये सूती कपड़ा उद्योग स्थापित कर रहे हैं हम लोग मिलके। ओके, तो उसके लिए हमें भूमि के साथ हमें क्या देखना है कि आसपास जहां कम खर्चे में हमें कच्चा माल प्राप्त हो जाए, यानी कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि वहां से बहुत दूर जाके हमें कच्चा माल प्राप्त हो, ताकि उसको लाने में ही बहुत खर्च हो जाए, यानी कि उसके आसपास हमें कच्चा माल प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले भूमि, फिर कच्चा माल, कच्चा माल के साथ फिर क्या होता है, परिवहन। मान लो यहाँ पे कच्चा माल, यहाँ पे हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कच्चा माल मिल गया, ठीक है, यहाँ पे पौधे हैं, कपास के पौधे, यहाँ पे हमें कच्चा माल मिल गया। अब यहाँ से फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें गाड़ियों की तो आवश्यकता होगी, गाड़ियों की आवश्यकता होगी, तो हमें परिवहन की आवश्यकता है कि यहाँ से हमें यहाँ तक फैक्ट्री तक कच्चे माल को कोई ला सके, तो वो परिवहन भी हमें चाहिए। चलो, वो परिवहन भी हो गया हमारा, कच्चे माल का भी उपलब्ध हो गया, फैक्ट्री भी बन गई, परिवहन भी हो गया। अब क्या है, सब कुछ हो तो उसको, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, अब इन सब चीजों को ये बनाने के लिए, ओके, हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए हमें किस चीज क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, और कच्चे माल को खरीदने के लिए हमें पूंजी चाहिए। तो पूंजी भी, यानी कि हमें पैसे भी मिल गए, पैसे भी होना चाहिए, पूंजी हो गया। अब क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें मशीनरी चाहिए ना, मशीनरी तो चाहिए, यानी कि मशीनें चाहिए वहां पे, कच्चे माल से, कपास से हमें कपड़ा बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मशीनों को चलाने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है, हमें श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मशीन ये बता दो, क्या कोई लेबर अपने आप चला सकता है, नहीं चला सकता, उसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है। ओके, और फिर किसी भी मशीनों को चलाने के लिए उसमें जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मान लो कि कपड़ा बना लिया, उसको ब्रांडेड भी, मतलब ब्रांड भी कर दिया गया कि इस ब्रांड का कपड़ा है, उसका प्रचार भी तो होना चाहिए, लोगों तक उसके बारे में पता भी तो चलना चाहिए। वो कैसे चलता है, संचार के माध्यम से। ठीक है, लोगों तक पता चलता है। और अब ये बताओ, कच्चा माल तैयार हो गया, कपड़े यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो गया। अब उस ड्रेस को क्या कोई फैक्ट्री से आके खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। उसके लिए हमें मार्केट, यानी कि बाजार की जरूरत है, कि हम उस कपड़ों को बाजार में ले जाके उसे बेच सकें। लोगों तक तो हम प्रचार भी कर चुके हैं संचार के माध्यम से, अब उसे बाजार में ले जाके बेचने की भी आवश्यकता है। तो ये है उद्योग की अभिस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग कि आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए कि हम कहीं पे कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उस उद्योग को स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कच्चा माल, भूमि, ठीक है, पूंजी, श्रम। चलिए मैं सीरियल नंबर से करती हूँ, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें ये सारी चीजें चाहिए एक उद्योग को स्थापित करने के लिए। इसी को हम कहते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ये सारा याद करके रखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। और ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हो सकता है आपका ऐसा हो जो नहीं हो, तो आपको ये याद रखना है। याद के आपको समझने की चीजें हैं, क्या क्या हमें चाहिए होगा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या होता है, देखिए, औद्योगिक तंत्र यानी कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत। क्या होता है औद्योगिक तंत्र, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, यानी कि हम क्या उसमें निवेश कर रहे हैं, क्या उसमें लगा रहे हैं। प्रक्रम यानी कि किस तरीके से उन चीजों को हम बनाते हैं,
ओके, चलिए हम यही करते हैं, क्योंकि हमने अभी इसके लिए फैक्ट्री बनाई थी ना, सूती कपड़े के लिए। ठीक है, तो हम निवेश क्या कर रहे हैं, सूती कपड़े की फैक्ट्री में हम क्या निवेश कर रहे हैं, कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, ये सारी चीजें तो हम निवेश ही कर रहे हैं ना उसमें। क्या देखिए, कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना इसमें शामिल है। निवेश में ये सारी चीजें शामिल होती है। ठीक है, इसमें कच्चा माल, भूमि, श्रम, पूंजी, जल, परिवहन, विद्युत और ये संचार, ये सारी चीजें हम उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, हम उसमें निवेश कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि हमारा कपड़ा बहुत अच्छे कीमत पे बिक जाए। तो याद, सारी चीजें याद रखिएगा, ये सारी चीजें निवेश है। अब है प्रक्रम, यानी कि किस तरीके से बनाया जाता है। प्रक्रम के में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना, यानी कि कच्चे माल को, कपास को पहले सूत बनाते हैं, फिर उस सूत को क्या करते हैं, कपड़े के रूप में उसे परिवर्तित करते हैं, वो है प्रक्रम। अब है निर्गत। निर्गत क्या होता है हमारा, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। यानी कि मान लीजिए कच्चे माल से हमारा बनके तैयार हो गया, उसका क्या है मतलब प्रक्रम क्या है कि कच्चे माल, कपास से हमने क्या बना दिया, सूत बना दिया, सूत से फिर कपड़े बना लिए, उसको कलर कर लिया, उसमें डिजाइन बना दिया, ये तो निर्गत प्रक्रम है। यानी कि इस तरीके से हम कपड़े को तैयार करते हैं, उसको हम प्रक्रम कहते हैं। अब क्या है हमारा निर्गत। निर्गत क्या होता है, उस कच्चे माल को हम बाजार में ले जाकर, सॉरी कच्चे माल को नहीं, मतलब कि कपड़े को हम बाजार में ले जाकर बेच रहे हैं, तो उससे जो हमें इनकम हो रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, उसे हम निर्गत कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि औद्योगिक तंत्र, इसमें क्या क्या शामिल है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। यानी कि हम उसमें किस क्या क्या चीजें लगा रहे हैं एक उद्योग में बनाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, और कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं तो वो किस प्रक्रम, क्या क्या उसमें करना पड़ रहा है उसे बनाने के लिए। यानी कि कपास से कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। मान लीजिए आप गन्ने से गुड़ बना रहे हैं, तो उसके लिए उसका रस निकालना पड़ता है, फिर उसको गर्म, जैसे भी जो प्रक्रम होता है वो प्रक्रम करना पड़ता है, कैसे कैसे हम उसे बनाते हैं। और निर्गत, उसे बेचकर जो हमें पैसे मिलते हैं, उसे हम निर्गत कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रक्रमों क्या है, ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, ये सब शामिल होती है, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ भैया। अब है हमारा औद्योगिक प्रदेश। याद रखिएगा, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। मतलब कई तरह के उद्योग क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट, यानी कि जिसको औद्योगिक प्रदेश बोल सकते हैं, कि वहां पे कई तरह के उद्योग हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के आसपास होते हैं, बहुत तरह के सूती कपड़ा उद्योग हो गया, गुड़ चीनी का हो गया, गुड़ का हो गया, ये लोहा इस्पात उद्योग हो गया, बहुत तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट है और एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, निकटता से लाभ आपस में बांटते हैं, उसे हम बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश। ओके, देखिए यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश के बारे में भी बताया गया है। औद्योगिक प्रदेश, ये जो ब्लैक क्षेत्र है, इसमें औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमें बताया गया है। मुंबई भी औद्योगिक प्रदेश है, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है भारत में। ओके, और ये गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, जो हम उत्तरी मैदान का क्षेत्र बोलते हैं, ये भी औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरी मैदान के क्षेत्र में हमें कच्चा माल भी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है, जल की भी उपलब्धता होती है, जिसे भी हम औद्योगिक, ये भी औद्योगिक प्रदेश है भारत में। ओके, औद्योगिक विपदा, याद रखिएगा आपको औद्योगिक विपदा क्या होता है। औद्योगिक विपदा क्या हुआ है कि उद्योग के कारण अगर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसी समाज को, किसी मतलब कि किसी शहर में बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो उसे औद्योगिक विपदा कहते हैं। यूनाइटेड कार्बाइड फैक्ट्री में यही हुआ था कि वहां पे कोई एक क्या है, विषैली मिथाइल गैस थी जो लीक हो गई थी। ओके, उस कारण क्या हुआ था कि बहुत, मतलब देखिए कितना है, 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी उस समय। कब हुआ था ये, 1989 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ही विषैली गैस थी, जिसके कारण क्या हुआ था, 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, जैसे अंधापन, मतलब कि वो शारीरिक उनकी जो वो होते हैं, विकलांगता बोल सकते हैं हम, उस तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। तो ये हमारी होती है औद्योगिक विपदा, बहुत नुकसानदेह होता है औद्योगिक विपदा, याद रखिएगा। अब है प्रमुख उद्योगों का वितरण। ठीक है, प्रमुख उद्योगों का वितरण किस प्रकार से है, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, या ये देखिए, ये है ना, इसमें क्या है, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, तो उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग, याद रखिएगा, सनराइज यानी कि सूर्य की रोशनी। ओके, तो सूर्य की रोशनी को तो हम उभरते हुए देखते हैं ना, कि जैसे वो उग रहा है। सनराइज किसे बोलते हैं, सूर्य का उगना, उसे ही बोलते हैं। तो वही है, जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सनराइज उद्योग। याद रखिएगा, सूर्य का उगना यानी कि उद्योग का उभरना। ओके, उसे सनराइज उद्योग से
के नाम से जानते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस तरह के उद्योग में शामिल है, तो सनराइज उद्योग में शामिल है ये, यानी कि ये सारे क्या है, उभरते हुए उद्योग हैं। ठीक है, अब देखिए उद्योगों का वर्गीकरण क्या है, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग होते हैं, और इस तरह से उद्योगों का वर्गीकरण लोहा इस्पात उद्योग और बहुत सारे उद्योग हैं आपके। इसमें लोहा इस्पात उद्योग का ही है। लोहा इस्पात उद्योग और जो वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़े का उद्योग है वो बहुत पुराना उद्योग है। कपड़े का उद्योग के बारे में तो आपको पता है कि भारत में सूती कपड़ा का उद्योग बहुत पहले से चलता आ रहा है, अंग्रेजों के आने के पहले से चलता आ रहा है, और भारतीय सूती कपड़े की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है, उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में भी निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। देखिए उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है और यहाँ एक प्रगलित होता है, इसके बाद ये परिशोधित होता है, मतलब उसको फिर से अच्छे से उसको क्या बोल सकते हैं हम, परिशोधित किया जा सकता है, मतलब और अच्छे तरीके से उसे बनाया जा सकता है। और इसमें एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। ओके, अब जो इस पे इंपॉर्टेंट है क्या है कि इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे बोला गया है, तो लोहा इस्पात उद्योग को, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे बोला जाता है, लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड बोला जाता है। क्योंकि कोई भी उद्योग अगर हम स्थापित करते हैं तो उसमें हमें मशीनों की आवश्यकता होती है, वो मशीन हमें किस चीज से बनाया जाता है, लोहे से बनाया जाता है। हर जगह लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे बोला गया है, लोहा इस्पात उद्योग को। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब हमें याद रखना है। ओके, अब देखिए ये लोहा इस्पात उद्योग को क्या है, प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र भारत में भी है, प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में भी है, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में भी है, कनाडा मतलब कि जो उत्तरी अमेरिका है इसमें बहुत ज्यादा है, यूरोप में बहुत ज्यादा है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है, हर जगह ये लोहा इस्पात उद्योग हर जगह शामिल है। अब देखिए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर ये सब कहाँ है, स्थित चार राज्यों में फैले हैं। जो भारत में बहुत सारे जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे है, ये कहाँ है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, मतलब कि जो बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र है वहीं पे लोहा इस्पात उद्योग बहुत ज्यादा है भारत में। देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र बहुत ज्यादा है। अब है जमशेदपुर, जमशेदपुर किस चीज के लिए फेमस है, जमशेदपुर फेमस है आपका टाटा एंड स्टील कंपनी के लिए। आप याद रखिएगा कि अगर आप बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये लोहा इस्पात उद्योग के बारे में ये जानना बहुत ही जरूरी है आपको कि लोहा इस्पात उद्योग का है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है लोहा इस्पात उद्योग, भारत के वहीं पे फैला हुआ है। अब है जमशेदपुर, जमशेदपुर में क्या है, जमशेदपुर आयरन एवं टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोहा और स्टील की चीजें बनाई जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी जमशेदपुर में, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, इसको टिस्को बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में टिस्को की शुरुआत की गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा उस समय ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत ज्यादा डेवलप कर गई, क्योंकि जब ये 1907 में इसकी स्थापना हुई थी तो अंग्रेज तो भारत की चीजों को डेवलप करने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन जब वो स्थापना हुई थी और उसके बाद ही कुछ सालों के बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और वो प्रथम विश्व युद्ध का फायदा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को को बहुत ज्यादा हुआ था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। पिट्सबर्ग देखिए क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है हमारा पिट्सबर्ग। तो हमारा चैप्टर हो चुका है बच्चों ये वाला, ठीक है, उद्योग चैप्टर। आशा करती हूँ चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम क्या है, उद्योग। ये चैप्टर आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट चैप्टर है इसका मानव संसाधन, वो जल्दी से जल्दी मैं डालूंगी।
चैनल पे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।